हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर, 9वीं कक्षा का ये इतिहास का चैप्टर है, फ्रांसीसी क्रांति। तो हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे कि फ्रांस में क्रांति कैसे आई, कैसे लोग सरकार से त्रस्त हो रहे थे और अचानक क्रांति आई, लोगों में एक क्रांति की भावना जगी। तो इस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम लोग 1774 की, जब राजा बने लुईस 16वां। ये लुईस फैमिली का 16वां वंशज था और ये बर्बन फैमिली से था। मतलब जो भी राजा बन रहे थे वो वहाँ पर बर्बन फैमिली से बन रहे थे और लुईस 16वां उनमें 16वें वंशज थे। मतलब वंशज एक तरह से कहा जाए तो मतलब राजा का पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलता है उसे वंशज कहा जाता है। तो हम लोग उन्हीं को देखेंगे। सन 1774 में लुईस 16वां राजा बने और 20 वर्ष की उम्र में ही उनकी शादी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मारिया एंटोनेट से हो गई। और एक तरह से कहा जाता है कि वो उनकी सबसे बुरी सलाहकार में से एक थी, कि वो जो भी डिसीजन करती थी, जो भी सलाह देती थी सरकार को, वो कहीं ना कहीं सरकार के लिए ख़राब साबित हो जाता था। तो एक तरह से कहा जाए फ्रांस एक बहुत बुरी स्थिति में भी था। लेकिन उसके बाद जब उनकी शादी हुई और जब राजकुमारी आई, ऑस्ट्रिया की थी वो, तो स्थिति कुछ ज़्यादा सुधरी नहीं। जब राजा गद्दी पर बैठे तो राजकोष खाली था फ्रांस का। उसका एक बहुत सारा कारण है। एक कारण, सबसे महत्वपूर्ण कारण उनका ये भी है कि जब लुईस 15वें जब गद्दी पे थे तो अमेरिका के 13 कॉलोनी वो इंग्लैंड के कब्ज़े में था। तो फ्रांस और इंग्लैंड एक दूसरे का जानी दुश्मन हुआ करते थे। तो फ्रांस कभी नहीं सोचता था कि इंग्लैंड हमारे ऊपर कभी हावी हो, इसलिए फ्रांस ने अपनी सारी संपत्ति इसमें लुटा दी कि किसी तरह हम इंग्लैंड को हमें नीचा दिखाना है। तो इसके लिए भी उन्होंने बहुत पैसे खर्च किए और अंततः उन 13 कॉलोनियों को, अमेरिका के 13 कॉलोनियों को उन्होंने आज़ाद कराया। और भी एक कारण है कि राजा रानी बहुत ज़्यादा ऐश फ्रामोश थे। वो एक वर्साइल का किला था, सिर्फ वो राजा रानी के लिए था। तकरीबन 5000 के करीब वहाँ पर नौकर रहते थे उसमें, और तरह तरह की बहुत आलीशान सुविधाएं थी। तो ये उनका उस महल का मेंटेनेंस का खर्च भी लोगों के लिए ज़्यादा, ख़ास करके राजाओं के लिए ज़्यादा पड़ रहा था और राजकोष के लिए। और तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण है वो था कि जब स्थिति बहुत ख़राब होने लगी फ्रांस की, उस पर कर्ज भी लगभग 2 अरब लिब्रे का हो गया। एक बात मैं बता दूं आपको कि फ्रांस की जो मुद्रा थी वो लिब्रे थी। तो जब स्थिति बहुत ज़्यादा भयावह हो गई तो वो सरकार ने, जो ज़मींदार तबके के लोग थे, उनसे उन्होंने लोन लिया था। और अब तो ज़मींदार लोगों को भी एक मौका मिल गया कि सरकार से किस तरह से वो ज़्यादा से ज़्यादा रकम हासिल करे। तो उन्होंने सरकार से रकम जो उन्होंने लोन में दिया था उनके बदले उन्होंने 10% ब्याज लेना प्रारंभ किया, जिससे सरकार और भी ज़्यादा बुरी स्थिति में चली गई। और स्थिति ये हो गई कि सरकार को अस्पताल, सेना, डॉक्टर वगैरह, कॉलोनी वगैरह चलाने में बहुत दिक्कत आनी शुरू हो गई। अब यहाँ से देखिए सरकार को लगने लगा कि स्थिति कैसे सुधारा जाए। तो इसके लिए सरकार भी कुछ सोचने लगी कि क्या करना है अब हमें। तो सरकार इसके लिए टैक्स बढ़ाने की सोचने लगी। तो वो उन्हें लगा, सरकार को लगा, लुईस 16वां को लगा कि अगर टैक्स को बढ़ा दिया जाए तो कहीं ना कहीं देश की स्थिति बेहतर हो सकती है। और यहाँ से मैं एक चीज़ बता दूँ कि फ्रांस जो है वो 3 भागों में बटा हुआ था। 3 भागों में, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, 3 भागों में, मतलब 3
हिस्सों में बटा हुआ था। अगर हम लोग पूर्व में बात करें अपने देश भारत में भी वर्ण व्यवस्था की बात करें कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, कुछ ऐसी स्थिति वहाँ भी थी। ब्राह्मण वाली स्थिति थी। प्रथम स्टेट वाले को, प्रथम स्टेट जो थे वो पादरी वर्ग थे, जो जैसे भारत में मतलब कि जो राजपाट का काम था, मतलब पूजा पाठ का काम था, मतलब वो ब्राह्मणों के पास था, मतलब और दूसरा जो वर्ग था वो ज़मींदार वर्ग था वहाँ। और भारत में जैसे दूसरे वर्ग के लोग थे क्षत्रिय, तो दूसरे वर्ग के लोग जो ज़मींदार लोग थे इनके पास 60% पूरे देश की ज़मीन थी उस समय। और आबादी लगभग अगर माना जाए तो उस समय वहाँ की आबादी लगभग 3.25 करोड़ के आसपास थी। 3.25 करोड़ में से 90% जो आबादी थी वो थर्ड स्टेट की थी। मात्र 10% आबादी प्रथम स्टेट और सेकंड स्टेट की थी। लेकिन फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के पास ज़्यादा पावर था उस समय वहाँ पर। और टैक्स जो चुकाना पड़ता था वो तीसरे वर्ग के लोगों को। अब मैं तीसरे वर्ग के बारे में बात कर रहा था। जैसे भारत में शूद्र और वैश्य लोग, ये लोग का मतलब काम करने वाले लोग थे, तो कामगार वर्ग के लोग ये लोग थे। इसमें से छोटे मोटे बिजनेसमैन, नौकर, व्यापारी और किसान, मजदूर जैसे लोग भी शामिल थे तृतीय वर्ग के लोग में। और स्थिति ये थी कि देश के में जितने तरह की भी टैक्स चल रहे थे उस समय, हर तरह से टैक्स में तीसरे वर्ग को ही टैक्स देना पड़ता था। तो तीसरे वर्ग के लोग बहुत इस त्राही के लिए जूझ रहे थे। ना उनके पास उतनी ज़मीन थी, ना उनके पास उतने पैसे थे। लेकिन सरकार द्वारा जो एक नियम बनाया गया था, उस नियम के तहत उन्हें लगातार टैक्स पे करने पड़ रहे थे। फ्रांस में उस समय 2 तरह की टैक्स चलती थी, एक टाइल और एक टाइद। टाइल जो था वो डायरेक्ट टैक्स था। वो मतलब कोई भी सामान, आप नमक खाते हो, आप मान के चलो या हमारे देश में गुटखा खाते हो, तंबाकू खाते हो, कोई भी सामान आप यूज कर रहे हो, वो डायरेक्ट टैक्स, उनका हर एक सामान का टैक्स वो सरकार को जाता था। अब लोगों को भी लगता था कि ना हमारे पास ज़मीन है ना कुछ है, हम टैक्स इतना हर चीज़ में हम लोग टैक्स क्यों दें। और एक टैक्स था उसमें टाइद, ये पादरी वर्ग को जाता था। मतलब आप कोई भी काम करो, आपका एक तय रकम वो पादरी वर्ग को, आपको प्रथम स्टेट वाले को देना है। मतलब 2 तरह की टैक्स वहाँ पर थे। और जो चीज़ें थी कि जो लोग कामगार वर्ग के लोग थे, नौकर थे या वे मतलब किसी भी तरह के काम करने वाले लोग थे, जो जॉब भी करते थे, तो उनका जो रकम था, तनख्वाह था, सैलरी थी, वो फिक्स थी वहाँ पर, वो बढ़ाई नहीं जा सकती थी। मतलब आप जिस रकम में आप अपने नौकरी शुरू किया है तो आपका अंत भी उसी तनख्वाह पे ख़त्म हो।